नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, धीरे धीरे हम स्लिप इन कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 यानी कि विश्व युद्ध तृतीय में। ये बस कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो कि विश्व युद्ध का पूरा समा बांधेंगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं हिस्ट्री में जो हम अभी विटनेस कर रहे हैं। जिस प्रकार से एक लगातार बैटल छिड़ी थी, इजराइल और हमास के बीच वॉर बन गई, और ये वॉर अब स्पिल ओवर हो गई है ना ही सिर्फ लेबनान में बट ऑल्सो इन यमन, क्योंकि इजराइल ने कलेक्टिवली हमास पे, हिजबुल्ला पे, साथ ही साथ यहाँ पे हाउथी रेबल्स पे भी यमन में यहाँ पे कंटिन्यूसली अटैक्स लॉन्च किए हैं। तो जिस प्रकार से ये चीज़ें हो रही हैं, ये एक तरह से आगाज़ ही है। धीरे धीरे करके बहुत सारी और कंट्रीज़ हैं जो आने वाली हैं। चलिए जानते हैं क्या है। हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्ला की मौत ने ईरान धुरी को और अधिक अनियमित भागों में तोड़ दिया है। क्यों तोड़ा है, किस प्रकार से तोड़ा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखो, हाल ही में लेबनान स्थित और ईरान समर्थित हिजबुल्ला ने आधिकारिक तौर पर 32 साल तक अपने महासचिव रहे हसन नसरल्ला की मौत की पुष्टि की है। यहाँ पे लेबनान में इजरायली हमले हुए हैं। ये इसकी राजधानी है बेरूत। बात करना है अगर हिजबुल्ला का सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमला, यहाँ से हमला होता है इसके साउथ एरिया से, लेबनान के। और लेबनान में जो हिजबुल्ला है चाहता है इजराइल को इधर से पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देना ताकि फिलिस्तीन बनाया जा सके। सिर्फ 1 महीने में ही इजराइल ने हिजबुल्ला के लगभग पूरे नेतृत्व को ही ख़त्म कर दिया है। इसके निर्णय लेने वाले बड़े रैंक वाले नेताओं को ख़त्म कर दिया, यानी कि जब हेड ही नहीं रहेगा तो बाकी संचालन कैसे होगा। इसके अलावा नसरल्ला की मौत ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव के साधनों के लिए एक बहुत ही अभूतपूर्व झटका है। ईरानी प्रतिरोध नेताओं के बीच उनकी बेजोड़ प्रमुखता को देखते हुए नसरल्ला की हत्या ईरान के लिए 2020 में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के मेजर जनरल कसीम सुलेमानी और इस साल की शुरुआत में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हनिया की हत्या से भी बड़ी क्षति है, क्योंकि ये सारे प्रमुख थे। जिस प्रकार से ये प्रमुख मिलके फिलिस्तीन बनाना चाह रहे थे, इजराइल ने एक एक करके सबको ख़त्म कर दिया। इजराइल के साथ जितनी भी इजराइल में जो यहूदी हैं उनके साथ वर्ल्ड वॉर द्वितीय में जितनी ज़्यादा इनका शोषण हुआ, जितना ज़्यादा इनका शोषण हुआ, ये ना किसी को भूलने दे रहे हैं ना आगे किसी को भूलने देंगे। जिस प्रकार से ये हो रहा है बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। अगर हम बात करें ईरान के प्रतिरोध की धुरी, इसमें उनके सामरिक मानव संसाधनों की तेज़ी से कमी से क्षेत्रीय पुनर्व्यवस्था की शुरुआत होना तय है, क्योंकि तेहरान हाल के वर्षों में मध्य पूर्वी राजनीति में इजराइल समर्थक बहाव का एकमात्र प्रमुख विरोधी रहा है। इस प्रकार से बेंजामिन नेतन्याहू ने नैरेटिव का भी वॉरफेयर छेड़ा है। किस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने सीरिया, इराक और ईरान को एक कलेक्टिवली कर्स बताया है। ब्लेसिंग में इन्होंने बताया है सऊदी अरेबिया को, मतलब किस प्रकार से सऊदी अरेबिया, यहाँ पे इजिप्ट और सूडान एक ब्लेसिंग बन सकते हैं। भारत को भी इसमें ब्लेसिंग बताया है। किस प्रकार से यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं एक मैप के जरिए, कार्टोग्राफिक नरेशन के जरिए बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के होने का यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रमाण दिया है कि हम भी किसको ब्लेसिंग मानते हैं और किसको हम कर्स मानते हैं। पिछले दशक में मध्य पूर्व में भारत का दांव अखाड़ी अरब देशों के विदेश नीतियों में आने वाली क्रांति का लाभ उठने का प्रयास है, जो तेल पर अपनी अत्यधिक निर्भरता से दूर आर्थिक रूप से विविधता लाने और उनके प्रयासों को दर्शाता है। अब्राहम समझौते में इजराइल के साथ खाड़ी के फिर से एक तरह से जुड़ाव को देखते हुए भारत के लिए आर्थिक और रणनीतिक अवसर खुले। अब यहाँ पे किस प्रकार के आर्थिक रणनीतिक अवसर खुले, जिस प्रकार से भारत के वेस्टर्न कोस्ट में आप देखेंगे, पर्टिकुलरली इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में हमारे पास बहुत सारे अलग अलग पोर्ट्स हैं, और ये वो पोर्ट्स हैं जो कि भारत को मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर मान लीजिए ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये ईरान है, ये ईरान है, ये अरेबियन पेनिनसुला है, फिर उसके बाद अरेबियन पेनिनसुला के इस साइड इजराइल है। भारत के बहुत सारे पोर्ट से होते हुए पाकिस्तान को बाईपास करते हुए हम यूएई और सऊदी अरेबिया से जाते हुए इजराइल के थ्रू जाते हुए फिर हम मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर पे जाएंगे, और इस प्रकार से यूरोप और अफ्रीका के रीजन्स को हम एक मार्केट बना सकते हैं। ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और यहाँ पे ये तभी सफल हो पाएगा जब बहुत सारे देश इस पर समन्वय करेंगे,
जिस प्रकार से अभी मिडिल ईस्ट पूरा सेक्टर खराब हुआ है, IMEC आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। जब रियाद भी इजराइल के साथ सामान्यकरण की कोशिश कर रहा था, तब IMEC को हमने आगे किया था। भले ही सऊदी अरब सार्वजनिक रूप से इस तरह की संभावनाओं को से दूर हो रहा है, लेकिन इस क्षेत्र के लिए उनके नए दृष्टिकोण को रेखांकित करने वाला बड़ा आर्थिक तर्क जारी है। गाजा में इजराइल के युद्ध ने 40,000 से अधिक लोगों की हत्या के बावजूद उसमें कोई बदलाव ही नहीं किया। नतीजन भारत ने अपने दांव पर आगे बढ़ते हुए संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में तैयार साझेदार भी ढूंढे हैं। इसके अलावा अगर बात करें जिन पर वह IMEC के पहले समुद्री चरण को शुरू करने के लिए निर्भर है, यहाँ तक कि सऊदी अरब के साथ नए द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास भी कर रहे हैं। किस प्रकार से इस पुनर्स्थापन का परिणाम विशेष रूप से I2U2 के लिए भी होगा, यानी कि इजराइल, इंडिया, UAE और USA, इनकी भी बेसिकली सारी मतलब यहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हमको देखने को मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र में नेतन्याहू के भाषण ने यहाँ तक कि नसरल्लाह की मौत की रिपोर्ट आने के बावजूद दिखाया कि इजराइल खुद इसे कितना पहचानता है और इसका जवाब देता है। नेतन्याहू ने एक नक्शा दिखाया जिसमें IMEC को ईरान, इराक, सीरिया के विपरीत आशीर्वाद के रूप में देखा गया है। मतलब अभिशाप यहाँ पे ईरान, इराक और सीरिया है। इसके अलावा इजराइल के लिए खाड़ी अरब देशों की चुप्पी 7 अक्टूबर को उनकी योजनाओं में आई उथल पुथल से बेचैनी को दर्शाती है। इजराइल द्वारा गाजा को समतल करने के बावजूद धैर्य बना रखना चाहिए, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ बाकी देश भी काम कर सके। अब भारत का रुख क्या है? देखो, भारत के लिए प्रतिरोध की कमजोर ईरानी धुरी का मतलब है कि इसके भव्य क्षेत्रीय संपर्क योजना में व्यवधान को कम स्रोत होंगे। 2 राज्य समाधान के लिए यानी कि 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए अपने पारंपरिक सैद्धांतिक समर्थन में बदलाव करने की आवश्यकता के बिना भारत का मानना है कि फिलिस्तीनी पक्ष को अरब इजराइल वार्ता के माध्यम से हल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें हसन नसरल्ला की, ये 32 साल तक हिजबुल्लाह के चीफ रहे हैं। जन्म इनका 1960 में हुआ था। हसन नसरल्ला का जन्म 31 अगस्त 1960 को बेरूत में हुआ था, जो कि लेबनान का कैपिटल है। 15 साल की उम्र में इजराइल के खिलाफ बना विद्रोही गुट ज्वाइन किया इन्होंने। हिजबुल्लाह का गठन हुआ, नसरल्ला इसका फाउंडिंग मेंबर बना, साथ ही साथ हिजबुल्लाह चीफ बना और इजराइल को लेबनान से खदेड़ा। उसके बाद हसन नसरल्ला का यहाँ पे अगर बात करें, ये फल सब्जी बेचकर परिवार का गुजर बसर करते थे शुरुआत में। नसरल्ला की शुरुआती पढ़ाई बेरूत में एक ईसाई इलाके में हुई। वह बचपन से ही धार्मिक चीज़ों में दिलचस्पी लेता था। वह ईरान के इमाम सैयद मूसा सदर से बेहद प्रभावित था। सदर ने 1974 में लेबनान के शिया समुदाय को ताकतवर बनाने के लिए एक आंदोलन शुरू किया था। लेबनान में इसे अमल नाम से जाना गया। अगर बात करें 1974 आते आते लेबनान में गृह युद्ध छिड़ गया। शिया, सुन्नी और ईसाई सत्ता में हिस्सेदारी के लिए आपस में झगड़ने लगे। ऐसे में अमल को शियाओं के अधिकारी की अगुवाई करने के लिए जाना गया। लेबनान में गृह युद्ध छिड़ने के बाद सदर ने दक्षिणी लेबनान से इजराइल की घुसपैठ से बचने के लिए अमल में आर्म्ड विंग की शुरुआत की। तब 15 साल के नसरल्ला ने भी अमल ज्वाइन किया। जब गृह युद्ध उग्र हुआ तो नसरल्ला का परिवार अपने पैतृक गांव यहाँ पे बजौरी चला गया। यहाँ पर नसरल्ला को कुछ लोगों ने आगे पढ़ने की भी सलाह दी, जिसके बाद दिसंबर 1976 में वह इस्लाम की पढ़ाई के लिए इराक में नजफ शहर चला गया। वहाँ उसकी मुलाकात लेबनानी स्कॉलर सैयद अब्बासी मूसावी से हुई। मूसावी की गिनती कभी लेबनान में मूसा सदर के शागिर्दों में हुआ करती थी। वह ईरान के जो क्रांतिकारी हैं यहाँ पे आयतुल्लाह खुमैनी इससे काफ़ी प्रभावित थे। नसरल्ला को नजफ में रहते हुए 2 साल ही हुए थे कि सद्दाम हुसैन ने लेबनानी शिया छात्रों को इराकी मदरसों से निकालने का आदेश दिया। 78 में इराक में शिया और सुन्नी के बीच संघर्ष बढ़ गया। इसके अलावा इसके बाद नसरल्ला और अब्बास मुसावी वापस लेबनान आ गए। इसके बाद यहाँ पे अगर बात करें क्या हायरार्की क्या फॉलो होती है हिजबुल्लाह में, सबसे ऊपर हसन नसरल्ला थे जो कि 27 सितंबर को मारा गया है। फिर उसके बाद नाइम कासिम थे, ये डिप्टी सेक्रेटरी हैं, ये अभी भी यहाँ पे है। शूरा काउंसिलिंग में जिहाद काउंसिलिंग के जो अली कराकी है वो भी मारा गया। फुआद शकर भी मारा गया था 30 जुलाई को। इसके बाद हाशिम सैफुद्दीन है, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हेड है। उसके बाद इब्राहिम अमीन अल सैयद है, मोहम्मद राद है और इब्राहिम अकील को भी मारा गया। तो यहाँ पे अब बहुत लोगों को मारा गया है। जिस प्रकार से नेक्सस तोड़ने की कोशिश है इजराइल की, अभी भी नहीं रुकेगी। लेबनान लौटने के बाद नसरल्ला और मुसावी ने लेबनान के गृह युद्ध में हिस्सा लिया। उसके बाद नसरल्ला अब्बास मुसावी के पैतृक शहर गया जहां अधिकतर आबादी शिया की थी। इस वक्त तक नसरल्ला और लेबनान में शिया संगठन अमल के बीच काफ़ी मतभेद बढ़ गए थे। नसरल्ला का मानना था कि अमल को इजराइल के खिलाफ काम करने तक
तक सीमित रहना चाहिए। इसके अलावा उस वक्त अमल का नेतृत्व कर रहे नबी बेरी का मानना था कि उन्हें लेबनान की राजनीति में शामिल होना चाहिए। हसन नसरल्ला की लेबनान वापसी के एक साल बाद 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और फिर रूहुल्लाह खुमैनी की सत्ता चलने लगी। साथ ही साथ इससे लेबनान में शिया समुदाय को ईरान का समर्थन मिला, क्योंकि ईरान एक शियाइट कंट्री है, तो यहाँ पे ईरान का समर्थन हिजबुल्लाह को अभी भी है, हमास को भी है। यहाँ पे हसन नसरल्ला के बाद में तेहरान में ईरान के उस समय के नेताओं से मुलाकात की और खुमैनी ने उसे लेबनान में अपना प्रतिनिधि भी बनाया। इसके बाद मुसावी और नसरल्ला ने 1982 में हिजबुल्लाह का गठन किया और तब नसरल्ला की उम्र सिर्फ 22 साल थी। इस संगठन को ईरान का समर्थन भी मिला और यहाँ पे जितना भी हिजबुल्लाह और हमास के पास असला होता है, जितनी भी फंडिंग होती है, ये ईरान से ही आती है। बीबीसी के मुताबिक ईरान ने अपने 1500 इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड लेबनान भेजे। इसके बाद हिजबुल्लाह ने लेबनान के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा कर रखे इजराइल के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध भी शुरू किया। हिजबुल्लाह के पास अपनी कोई सेना खुद की नहीं थी, उसके लड़ाके इजरायली सैनिकों पर छुपकर हमला करते थे। सैन्य अड्डों पर हमला करने के अलावा हिजबुल्लाह ने फिदायीन हमले भी शुरू किए। इसके अलावा नवंबर 1982 में लेबनान में टायर शहर में इजराइल के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर आत्मघाती हमला हुआ। यह हमला हिजबुल्लाह ने किया था। इसमें 75 इजरायली और साथ ही साथ 20 लोगों की मौत हो गई थी। हिजबुल्लाह यही नहीं रुका, फिर अप्रैल 1983 में भी लेबनान में अमेरिकी दूतावास पर बम धमाका हुआ। इसमें 17 अमेरिका और 30 लेबनानी नागरिकों की मौत भी हुई। साथ ही साथ अमेरिकी दूतावास को शिफ्ट किया गया और करीब एक साल बाद इसकी नई लोकेशन पर भी हमला हो गया। उसके बाद इसी बीच बेरूत में अमेरिका की मरीन बैरक और फ्रांसीसी सैन्य अड्डों पर भी हमले हुए, जिनमें 300 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। हिजबुल्लाह ने हमलों की जिम्मेदारी भी ली। इसके अलावा सीमा के पास कई इलाकों पर कब्जा भी बना के रखा। हिजबुल्लाह ने लेबनान में सिक्योरिटी जोन बनाने के नाम पर इजरायली ठिकानों पर अभी भी हमला रखा हुआ है, जारी है। उसी साल लेबनान में शिया ग्रुप के लड़ाके सैन्य डियागो जा रहे थे। TWA फ्लाइट 847 को हाईजैक करके बेरूत ले आए। इसके बाद इस दौरान एक यात्री को मार दिया गया, जबकि बाकी 150 लोगों की रिहाई हुई। इजराइल के 700 लेबनानी फिलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद करना पड़ा। इजराइल ने किया ये, और साथ ही साथ हिजबुल्लाह ने एक बार फिर प्लेन हाईजैक की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन उसने इसका समर्थन जरूर किया। लगातार हमलों की वजह से इजरायली सेना को 1985 तक साउथ लेबनान से ज़्यादातर हिस्सों से पीछे हटना पड़ा। नसरल्ला इस वक्त हिजबुल्लाह में नंबर 2 की पोजीशन पे था। 1992 में हिजबुल्लाह की कमान भी संभाली थी। 1992 में इजराइल के हवाई हमले में हिजबुल्लाह के चीफ मुसावी की मौत हुई। इसके बाद नसरल्ला ने हिजबुल्लाह की कमान संभाली। नसरल्ला की लीडरशिप में हिजबुल्लाह ने काफ़ी लंबी दूरी तक हमले किए, जिसमें माहिर रॉकेट भी थे बहुत सारे, जिसमें इजराइल पर हमला करना आसान हो गया। नसरल्ला ने कि हिजबुल्लाह की कमान संभालने तक लेकर यहाँ पे अगर बात करें अभी तक इन्होंने जारी रखी थी। इसी साल नसरल्ला के नेतृत्व में हिजबुल्लाह ने पहली बार संसदीय चुनाव भी लड़ा और 12 सीटें जीती। इसी के साथ ये संगठन लेबनान में राजनीतिक रूप से भी एक्टिव हुआ। नसरल्ला ने लेबनान की राजनीति में अपने पैर जमाने के लिए देश में हिजबुल्लाह की छवि बनाने का काम शुरू किया, जिसका उद्देश्य था कि सबसे बड़े शिया समुदाय का साथ मिलना। नसरल्ला ने हिजबुल्लाह के नाम पर सामाजिक कल्याण से जुड़े ऐसे कई काम किए जिसे लेबनान की सरकार नहीं कर पाई थी। लेबनानी और अरब नसरल्ला की लीडरशिप में हिजबुल्लाह ने इजराइल को कड़ी टक्कर दी। मई 2000 में इजराइल को दक्षिणी लेबनान से हटने पर मजबूर होना पड़ा और 2002 में हसन नसरल्ला ने इजराइल के साथ वार्ता के दौरान कैदियों की अदला बदली भी की। नसरल्ला ने इसे अपनी छवि को और मजबूत करने के लिए किया था। इसके साथ ही जुलाई 2006 में हिजबुल्लाह ने मुठभेड़ के दौरान इजराइल के 2 सैनिकों को बंधक भी बनाया और तब से ये लगातार चलता चला आ रहा है। नाउ अमेरिका ने 1997 में हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित किया था। इसके बाद से हिजबुल्लाह को 60 से ज़्यादा देशों ने अभी तक आतंकी संगठन रखा है, उसके कैटेगरी में रखा है। काफ़ी सारे पश्चिमी देश हिजबुल्लाह को मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा खतरा भी मानते हैं। हिजबुल्लाह दुनिया में सबसे ज़्यादा सैनिक रखने वाला संगठन है। वह मिडिल ईस्ट में ईरान का वर्चस्व बनाए रखने के लिए काम कर रहा है, क्योंकि ईरान डायरेक्टली तो हमला कर नहीं सकता है इजराइल पे, तो यहाँ पे ईरान हिजबुल्लाह की मदद ले रहा है। साल 2011 में जब सीरिया में गृह युद्ध छिड़ा तो हिजबुल्लाह ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थन से अपने हज़ारों सैनिक भेजे थे, उनके समर्थन के लिए भेजे थे।
यही वजह है कि पश्चिमी देश चाहकर भी असद को सत्ता से हटा नहीं पाए थे। इसके अलावा अगर बात करें हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप का खात्मा हुआ है। हसन नसरल्ला से लेके फुआद शुक्र तक, इब्राहिम अकील तक और अली काकरी, ये सब खत्म हो गए हैं। इसके अलावा जो और लोग मारे गए हैं, वसीम अल तवील है, सलीम अब्दुल्ला है और मोहम्मद नासिर भी हैं। इसके अलावा इससे क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम देख लेते हैं। इससे एक बहुत अच्छा मेंस का क्वेश्चन बन सकता है कि किस प्रकार से हिजबुल्लाह से भारत को खतरा है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि जो अभी आतंकवादी संगठन जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट में एक्टिव है, वो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर पे भी कैसे हमला कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।